हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे और आप किसी भी वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी जो हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका डिटेल पार्ट 4 बताने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज पूरे आर्टिकल, जो आर्टिकल है 395 उनको हम जानेंगे। शॉर्ट में बस मैं आपको बताऊंगा कि इस आर्टिकल में ये चीजें हैं, उतना हम डिटेल्स उसका डिस्कस नहीं करेंगे। पूरे 300 क्योंकि 95 अनुच्छेद है, उसको उतना डिटेल आगे जैसे हम फिर उसको पार्ट वाइज भाग वाइज पढ़ेंगे कि हम भाग 4 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे। ये सब चीजें जब पढ़ेंगे तो उसमें हम उन आर्टिकलों का यूज पढ़ेंगे कि इस आर्टिकल में क्या होते हैं। यहाँ पे मैं सब आर्टिकल्स को पढ़ के बताऊंगा आपको कि आर्टिकल 10 में क्या है, 11 में क्या है, 12 में क्या है, और जो मोस्ट आईएमपी रहेंगे उनको हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहले जो हमारा अनुच्छेद होगा उसमें आएगा संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र की कैसा नाम होगा, क्या क्या उसके राज्य क्षेत्र होंगे। नए राज्यों का प्रवेश या उसका स्थापना। 2 के का में है निर्सित। निर्सित का मतलब होता है डिलीट यानी कि हटाना। किसी का मतलब जो होता है वो होता है आपका क्या, डिलीट। इसलिए मैंने यहाँ पे डिलीट एडिट किया है, डिलीटेड। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान में राज्य के क्षेत्रों सीमाओं का नियम परिवर्तन, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ये सब चीजें दी गई हैं। 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। नागरिकता कैसे मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये भाग 2 आ गया है हमारा, भाग 1 वहां पे खत्म हुआ, भाग 2 में नागरिकता आ चुका है। तो ये आर्टिकल नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उनको कैसे नागरिकता प्रदान की जाएगी, पाकिस्तान को प्रव्रजन करते हुए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति जो होंगे उसमें उनको नागरिकता कैसी दी जाएगी, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, नागरिक के अधिकारों का बना रहना यानी कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, ये सब चीजें जो है इस वाले नागरिकता में हम जानेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों की बात करें, यानी कि भाग 3 मूल अधिकार, परिभाषा रहेगी 12 में, ठीक है। मेनली हम जो है इंपॉर्टेंट वाले चीजें यहां पर देख रहे हैं। 13 में क्या रहेगा आपका, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब जो है मेन समानता या समता का अधिकार आता है मूल अधिकार में ही, तो वो 14 से स्टार्ट होता है। विधि के समक्ष समानता 15 में हमारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इसमें विभेद का प्रतिषेध लिखा हुआ है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में छुआछूत का अंत, ये है आईएमपी। पूछा जाता है छुआछूत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 17 जो है आपका छुआछूत से रिलेटेड है। ये भी पूछा जाता है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 18 जो होता है वो उपाधियों का अंत यहां पर बताता है। स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो इसमें 19 में बात करें वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का इसमें संरक्षण किया गया है। 20 में बोला गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 के काम में दिया गया है शिक्षा का अधिकार। 22 में दिया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उससे निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुरापार जो है और बलात्श्रम का जो है प्रतिषेध इसमें किया गया है। आपका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इन सब में रखा गया है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, जो 14 साल से कम उम्र और 14 साल के बच्चों को जो कारखानों में और ऐसी जगहों पे काम कराया जाता है उससे जो है आर्टिकल 24 के तहत ये सब चीजें कानूनी अपराध है। धर्म की स्वतंत्रता। 25 में क्या है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंधन, मैनेजमेंट की स्वतंत्रता दी गई। 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि देखिए यहां पर कर टैक्स जो है उसका बोला गया है,
ठीक है, कि करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। चंदा वगैरह की भी बात की गई है इसी में कि चंदा वगैरह आप ले सकते हैं लोगों से, लेकिन जब उनकी इच्छा हो, इच्छा के विरुद्ध नहीं, जो देना चाहते हैं अपनी इच्छा से, उनका जबरदस्ती आप नहीं ले सकते। 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की, तो इसमें जो है आपका 29वें नंबर पे क्या बोला गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 में फिर वही जो है निरसित यानी कि इसको डिलीटेड किया गया है, ठीक है। यानी कि 31 को देखिए यहां पर 31 को जो है हटाया गया है, डिलीटेड किया गया है। आर्टिकल जो 31 है उसको यहां पर डिलीटेड किया गया। देखिए मैंने शुरुआत जो आर्टिकल 2 का था, ठीक है, 2 का था, उसमें भी यही चीज आया था, ये डिलीटेड है यानी कि इसको अभी यहां पर हटा दिया गया है। तो कुछ विधियों की व्यावृत्ति, कुछ विधियों की व्यावृत्ति जो है उसमें क्या किया गया है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो है विधिमान्यकरण, ये सब चीजें किया गया है। फिर 31 का जो घ है आपका, इसको भी डिलीटेड यहां से किया गया है। बात करते हैं हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार किया गया है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने का उपांतरण करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। जब किसी क्षेत्र में सेना वृद्धि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, भाग के उपबंधों प्रभावी का विधान, ये सब दिया गया है। देखिए उस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको मैं बताऊंगा। अब जैसे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ पर क्या है, इसकी परिभाषा होगी। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, राज्य सरकार अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का क्या है, सामान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है। 40 से ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये पूछा जाता है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, तो आर्टिकल 40। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का भी उपबंध है 42 में। 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी, यानी कि जो काम रोजगार करते हैं डेली बेसिस पर, उनके लिए निर्वाह और मजदूरी आदि के बारे में बताया गया है। 43 का उद्योगों में प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना, ये सब बताया गया है। 43 के ख की अगर बात करें तो सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन इसमें बताया गया है। 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, ठीक है। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिबंध। ये इंपॉर्टेंट है कि एससी और एसटी के शिक्षा का प्रबंधन किस आर्टिकल में है, तो वो है आपका आर्टिकल 46। 47 में देखें तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन व वन्य तथा अन्य जीवों की रक्षा। ये आईएमपी रहेगा आपका, क्योंकि इसमें जो है पीएससी का जो फॉर्म आया है उसमें फॉरेस्ट का जो फॉर्म आया है उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन से रिलेटेड यहाँ पर चीजें दी गई हैं। 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, ठीक है, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये जो था आपका भाग 4 के जो हमने ये सब चीजें देखे, 40 से 51 तक के आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं एग्जामों में। बात करते हैं भाग 4 के का मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य 51 का में है मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है आपका। उसके बाद बात करते हैं भाग 5 संघ अध्याय 1 कार्यपालिका, तो इसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो 52 जो है भारत का राष्ट्रपति, इसके थ्रू आर्टिकल 52 के थ्रू हमारा राष्ट्रपति जो है मनोनीत किया जाता है। 53 में देखें संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में आता है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आती है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि आती है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी कि क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसके जो है पूरे चीजें योग्यताएं उसकी क्या क्या होनी चाहिए।
59 में देखें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी कि जो शपथ लेता है वो ओथ जो होता है वो। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, मोस्ट आईएमपी महाभियोग। 61 आर्टिकल वेरी आईएमपी याद रखिएगा। 62 राष्ट्रपति के पद के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित करने की पदावधि का दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है 6 माह के भीतर होना चाहिए। ये सब चीजें जो है आर्टिकल 62 में लिखी गई हैं। बात करते हैं 63 आर्टिकल की, तो भारत का उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है होना, ये 64 में दिया गया, ये मोस्ट आईएमपी है। राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति मतलब जब राष्ट्रपति ना हो तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, तो ये दिया गया है आर्टिकल 65 में। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित समय और यही आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि होता है, ये सब चीजें दी गई है आपके आर्टिकल 68 में। 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, यानी कि 69 में राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति किससे शपथ लेगा, कैसे लेगा, ये सब चीजें बताई गई हैं। 70 की बात करें तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो करेगा उसके बारे में दिया गया है। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संगत विषय दिया गया है। 72 की बात करें क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका ठीक और उसकी शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, उसके बारे में बताया गया है। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए। भारत का न्यायवादी आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी मोस्ट आईएमपी आर्टिकल 76, ठीक है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये आपको याद रखना है। सरकारी कार्य का संचालन। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए बनाए गए हैं वो है आपका आर्टिकल 78, ये भी आईएमपी पार्ट है इसका। बात करते हैं अध्याय 2 में संसद यानी कि साधारण, इसके बाद देखते हैं तो 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना। मोस्ट आईएमपी याद रखना है पूरे तीनों 79, 80 और 81। संसद का गठन, राज्यसभा का गठन, फिर लोकसभा का गठन। इसको कैसे याद रखेंगे, लोकसभा जो होती है सबसे नीचे आएगी, पहले आपको देखो 79, 80 और 81 ऐसे ऊपर बढ़ना है, लेकिन यहां पर ऊपर ये टॉप रहेगा, टॉप में क्या रहेगी, संसद रहेगी, क्योंकि ये तीनों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 80 में आएगा राज्यसभा, उससे पहले इसलिए आएगा राज्यसभा क्योंकि लोकसभा से वो बड़ा है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, सबसे पहले संसद, फिर राज्य, फिर लोक। तो 79 में संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। 82 की बात करें तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में संसद के सदनों की अवधि, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 84 में, 85 में संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन के बारे में। 86 संसदों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 संसद जो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार के बारे में बताया गया है आपका 88 में, तो ये चीजें आपको याद रखना है। बात करते हैं संसद के अधिकारी की, तो संसद के अधिकारी के बात करें तो 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग से हटा देना। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाएगा वो 91 में दिया गया। 92 में जब सभापति और उपसभापति के पद को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उस पर पीठासीन न होना, ये सब चीजें। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में है। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना तथा पद त्याग, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया वगैरह 94 में है। 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य शक्ति, जो अन्य व्यक्ति की शक्ति है, उसके बारे में बताया गया। 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उस पर पीठासीन ना होना, ये सब चीजें। संसद का सचिवालय 98 में दिया गया। 97 में हमारे पास सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन आदि भत्ते, ये याद रखना है आईएमपी। 97 सभापति
और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन होगा और जो भत्ते होंगे वो कहां पे दिया गया है, वो आपका दिया गया है 97 में। बात करते हैं कार्य संचालन की, तो इसमें है सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, सदनों में मतदान, रिक्तियां और इसके बारे में उसकी शक्ति वगैरह 100 में बताया गया। सदस्यों की निहरताएं की बात करें, स्थानों का रिक्त होना, सदस्य के लिए निहरताएं, सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिमय। अनुच्छेद 99 देखिए 104 में क्या दिया गया कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने, प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित ना होते हुए निर्धारित किए जाने पर बैठक पर मत देने के जो है शास्त्री, ये सब चीजें बताई गई हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं हमारे लिए, ये सब कार्यपालिकाएं की चीजें हैं। संसद और उसके सदस्यों से रिलेटेड शक्तियां, 105 संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, सदस्यों के वेतन और उसके भत्ते। विधायी प्रक्रिया, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 मोस्ट आईएमपी, 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है। 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया और 110 धन विधेयक की परिभाषा। मोस्ट आईएमपी 110, ये जितने आईएमपी बता रहा हूं ये तो आपको याद होने ही चाहिए। 110 आर्टिकल धन विधेयक के लिए और 111 विधेयकों पर अनुमति के लिए। वित्तीय विषय में संबंध में प्रक्रिया में क्या गया, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 113 संसदों के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, 114 विनियोग विधेयक, 115 अनुपूरक, अरिक्ति और अनुदान, लेखानुदान, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष साधारणता प्रक्रिया में देखें प्रक्रिया के नियम, संसद कैसे चलेगा, क्या होगा, ये सब चीजें इसमें दिया गया। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, कैसी होगी, वो दिया गया है। संसद में चर्चा पर निर्बंध, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करने की या जांच ना किया जाएगा, ये सब चीजें 122 में दी गई हैं। बात करते हैं अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है 123 के अंतर्गत 1, 2, 3 संसद के विश्रांति काल है उसमें अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये भी पूछा जाता है 1, 2, 3 अध्यादेश, 1, 2, 3 अध्यादेश, ऐसे याद रखिए 1, 2, 3 अध्यादेश। तो राष्ट्रपति अपना जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 यानी कि 1, 2, 3 के तहत जारी कर सकता है। अध्याय 4 की हम बात करें तो अध्याय 4 में यहाँ पर जो संघ की न्यायपालिका है तो 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो होगी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी बात की जा रही है। 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 124 का खा आयोग के कृत, 125 का विधि बनाने संसद की शक्ति, 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बताया गया। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 में दिया गया है उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 130 उच्चतम न्यायालयों का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालयों की आरंभिक जो है अधिकारिता। 131 का निरसित यानी कि वही डिलीटेड यहां पर कर दिया गया है। 32 की बात करें तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता। 133 की बात करें उच्च न्यायालय से सिविल विषयों के संबंधित अपीलों की उच्चतम न्यायालय, ये सब चीजें यहां पर आपको दी गई हैं। बात करते हैं और चीजें, देखिए यहाँ पर वही सब जो है पूरा उसके बारे में दिया गया है। जो मेनली आपको याद रखना है 139 में कुछ रिट निकाले गए हैं, ये चीज बताई गई है। 140 में उच्चतम न्यायालयों की अनुषांगिक शक्तियां दी गई है। उच्चतम न्यायालय में परामर्श राष्ट्रपति की शक्ति 143 ये आईएमपी है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति को अगर सलाह लेनी है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायालय यानी कि उनके जो चीफ जस्टिस हैं, वहां के जो जज हैं, उनसे आप सलाह वगैरह ले सकते हैं। ये चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यही कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह किस आर्टिकल के तहत रहेगा, तो 143 के उसमें लेगा। 44 का ये का निश्चित है। न्यायालय में के नियम, निर्वाचन, ये सब चीजें हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। अध्याय 5 में बात करें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी यानी कि कैग की बात चल रही है, तो ये 148 आर्टिकल से स्टार्ट होता है। 148 आर्टिकल भारत का नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी। 149 में नियंत्रक महालेखा अधिकारी के कर्तव्यों की शक्तियां, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप 150 में दिया गया है। 151 में है संपरीक्षा प्रतिवेदन।
बात करते हैं भाग 6 की। भाग 6 में राज्य की बात करेंगे। अध्याय 1 साधारण में क्या है, परिभाषा 152 में। अध्याय 2 में है कार्यपालिका, राज्यपाल की बात करेंगे 153 में, राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल की पदावृत्ति। 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल द्वारा शपथ। तो 59, 53, उसके बाद ये मोस्ट आईएमपी है, राज्यपाल का शपथ जो है ये मोस्ट आईएमपी है। 159 ये भी पूछा जाता है। 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार करने का लघुकरण, ये भी पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत जो है राज्यपाल क्षमादान दे सकता है, तो वो 161 है। 162 में बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक। मंत्रिपरिषद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के बारे में अनुमोदन। राज्य का महाअधिवक्ता 165 राज्य का महाअधिवक्ता। फिर सरकारी कार्य का संचालन 66 राज्य सरकार के कार्य का संचालन 67 में है। 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। राज्य का विधानमंडल 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन, राज्यों में जो है परिषदों का उत्साधन और सृजन, विधानसभाओं की संरचना, विधान परिषदों की संरचना, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावासन और विघटन 175 में है। सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको उद्देश्य भेजने का राज्यपाल का अधिकार, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। राज्य के विधानमंडल में अधिकारी की बात करें तो 78 में दिया गया है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पे ये सब चीजें पूरे उनके बारे में, कैसे सभापति को हटाया जा सकता है, अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष सभापति उनके वेतन एवं भत्ते 87 में दिया गया राज्य के विधानमंडल तथा सचिवालय। तो ये सब चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। कार्य संचालन में 188 में बात करें तो सदस्यों द्वारा शपथ और उनके मतदान रिक्तियों के लिए चीजें दी गई हैं, स्थानों का रिक्त होना, निहरताएं 188 का देखिए सेम बिल्कुल सब चीजें रिपीट हो रही हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है हमारे लिए, तो इतना ज्यादा डिटेल में इनको हमको नहीं पढ़ना है। राज्यसभा में जो है उनके लिए धन विधेयक की परिभाषा वगैरह 199 में दी गई है। राज्य विधान के लिए धन विधेयकों का संबंध, विधेयकों की अनुमति विचार, ये सब चीजें दी गई हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण 202 विधानमंडल में जो प्राक्कलनों में संबंध प्रक्रिया होगी वो विनियोग, उसके बाद लेखा अनुदान, वित्त विधेयक, इनके बारे में ये सब चीजें दी गई हैं। प्रक्रिया के नियम, उसके बाद राज्य में विधानमंडल की वित्तीय कार्यकाल कैसे होगा, ये सब चीजें, विधानमंडल में चर्चा, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 में विधानमंडल के जो विश्राम काल में अध्यादेश, तो राज्यपाल अध्यादेश कब देगा 213 और राष्ट्रपति कब देगा 123, तो ये मिलते जुलते ही है। 213 123 ये देगा आपका राज्यपाल और राष्ट्रपति देगा 123 के तहत उसके, तो ये आईएमपी हो गया, ये क्योंकि रिलेटेड है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है, राष्ट्रपति था फिर राज्यपाल दे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात करें तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो आर्टिकल 214 में बोला गया है। 215 में उनकी जो है न्यायालयों के अभिलेख और न्यायालय होना ये सब बताया गया है। 16 में उनका गठन बताया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें 17 में बताया गया। 18 में बताया गया है उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना बताया गया है। 219 की बात करें तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा बताई गई है। 20 में बात करते हैं स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि और इन पर निर्भर न्यायाधीशों के वेतन के बारे में भी बताया गया है। और किसी न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को जो अंतरण करेगा वो 222 में है। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में बैठक और सेवानिवृत्त राष्ट्रपति जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के बारे में भी बताया गया है। 226 में क्या बोला जा रहा है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, रिट के बारे में भी बताया गया है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर हमको बताई गई हैं। तो मेनली जो है इसमें क्या याद रखना है शुरू में कि उनका गठन जैसे कि है 16 में और 14 में कैसा क्या होगा, ये सब चीजें बताया गया है। अगर हम बात करते हैं कुछ और आर्टिकल वगैरह की, तो उसमें जो दिया गया है चीजें, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 230 में बात करें तो उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का संघ क्षेत्रों पर विस्तार, 2
या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ऐसे कई सारे हमारे स्टेट्स हैं, जो दो स्टेटों जो स्टेट है उनकी एक ही उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है। अधीनस्थ न्यायालय 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, बस ये आपको यहाँ पर याद रखना है। भाग 7, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, यहाँ पर 38 को निश्चित किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में आता है, तो इसमें क्या दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होगा कैसा होगा, ये दिया गया है। 239 के काम में क्या दिया गया है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध बताया गया है। उसके खाम में संवैधानिक जो तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध यहाँ पर बताया गया है। भाग 9 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके, जो पंचायत से रिलेटेड है, तो ये अभी बहुत सारे एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। 243 जो परिभाषाएं हैं इसके, फिर यहाँ से लेके ये 15 तक हैं। का को आप ABCD से भी याद रख सकते हैं, A से O तक हैं, तो ये पूरे 15 और ये इसको मिला के टोटल 16 अनुच्छेद। तो कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं कितने अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, तो 16 आते हैं, वो आपको याद रखना है। परिभाषा, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि आदि, सदस्यता के लिए निहरताएं, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, पंचायतों द्वारा कर जो है अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, फिर वित्तीय स्थिति, पंचायतों के लेखा के संपृक्त, पंचायतों के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना, विद्यमान विधियों पंचायतों का बना रहना, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप करना, ये सब चीजें पूरा इसके अंतर्गत दी गई हैं। तो इसको कुछ तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। 243 का जो है A से लेके O तक, ये हो गया 8 + 15 यानी कि टोटल 16। भाग 9 के काम में आता है आपका नगर पालिकाएं की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको यहाँ से जो बात की जाएगी तो 243 से बात की जाएगी, तो इसमें परिभाषाएं, गठन सब कुछ सेम रहेगा, बस सब में जगह नगर पालिका आ जाएगी। नगर पालिका का गठन, नगर पालिका की संरचना, वार्ड समितियों का गठन, स्थानों का आरक्षण, नगर पालिका की अवधि, सदस्यता के लिए निहरता, नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्राधिकार का उत्तरदायित्व, नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, वित्त आयोग, नगर पालिकाओं के लिए लेखाओं की संपरीक्षा, ये सब चीजें जो है पूरी सेम रहेंगी। जिला नियोजन, महानगर की योजना की समिति, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, वही चीज सेम नगर पालिका के लिए। बात करते हैं भाग 9 के खा की सहकारी सोसाइटियों में, इसमें क्या दिया गया है कि सब में सेम पहला जो है परिभाषा ही रहेगा, उसके बाद सहकारी सोसाइटियों का नियम ही रहेगा, ये सब चीजें जो है विद्यमान रहेंगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है हमारे लिए, तो इसलिए हम इनको नहीं ज्यादा पढ़ेंगे। बात करते हैं भाग 10 की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात करते हैं, तो 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। का में क्या दिया है, असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का दोनों का सृजन, तो ये आपको याद रखना है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो विधायी संबंध में क्या है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया जाता है, ये सब चीजें जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है वो सब भाग 11 के अंतर्गत आती हैं और आर्टिकल 245 के तहत बोला जाता है। 250 हो गया, इसमें क्या है, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का संसद की शक्तियां हैं 250 के अंतर्गत आती हैं, तो ये सब चीजें जो है इस आर्टिकल में दी गई हैं। प्रशासनिक संबंध में क्या बोला जा रहा है, 256 में यह बोला जा रहा है कि राज्यों की और संघ की बाध्यता को दिशा में राज्यों का संघ का नियंत्रण यहाँ पे निरसित कर दिया गया है। कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि संघ शक्ति, ये सब चीजें दिया गया है। संघ को जो कार्य सौंपने की शक्तियां हैं वो इसमें दिया गया है, ये सब चीजें यहाँ पर बोला गया है। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं। 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, तो ये मोस्ट IMP है। जैसे कि अभी कावेरी जल विवाद चल रहा था आपका तमिलनाडु वगैरह से, तो ये चीजें जो है इस आर्टिकल के तहत सॉल्व की जाएगी। तो आर्टिकल 262 ये अभी एग्जामों में बहुत पूछा जा रहा है। तो आंतरिक जो अंतरराज्यिक नदियों का बंटवारा हुआ है उससे संबंधित विवादों का जो निर्णय होगा वो जल विवाद संबंधी आर्टिकल आपका 262 है। और 263 में क्या है, अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध।
बात करते हैं हम आगे, संघ राज्य और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण। तो इसमें क्या क्या दिया गया है कि 268 में संघ द्वारा उद्घाटित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा विभाजित किए जाने वाले शुल्क, तो जीएसटी जैसा कि आ गया है हमारे पास, उस तरीके से टैक्स का जैसा भी जो होगा वो बंटवारा होता जाएगा। ये टैक्सों से रिलेटेड जो शुल्क वगैरह जो भी पैसा है उसका राज्य और केंद्र में कैसा बंटवारा होगा, ये सब चीजें इन पूरे में दिया गया है आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रकीर्ण वित्तीय संबंध में। इसमें भी जो है चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे विद्युत करों पर छूट, ये सब चीजें दिया गया है। संघ की संपत्ति को राज्य का कराधान से छूट, यानी कि अगर केंद्रीय शासन की चीज है तो राज्य का टैक्स उस पर नहीं लगेगा, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं अध्याय 2 में क्या दिया गया है, उधार। तो 292 में क्या दिया गया है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, कि भारत सरकार कैसे किससे उधार लेगी। 93 में राज्यों द्वारा उधार लेना, यानी कि ये केंद्र का हो गया, ये राज्य का हो गया। तो 292 293। कुछ दशाओं में संपत्ति अधिकारों दायित्वों का ये सब करना, अन्य दशाओं में संपत्ति, ये सब चीजें जो है पूरा सरकारी चीजों के बारे में बताया गया है। बात करते हैं संपत्ति का अधिकार 300 का मोस्ट आईएमपी, जो कि पहले हमारा एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसको अब सरकार के द्वारा संशोधन करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित जो है ना किया जाना, ये सब चीजें बताया गया है इसमें। भाग 13 में क्या बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें दी गई हैं। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम का निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति, व्यापार से रिलेटेड ये पूरा आपको आर्टिकल व्यक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 309 के अंतर्गत संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का जो पद होगा कैसे उसको हटाना है, कैसे उसको लेना है, ये सब चीजें 311 में दी गई हैं। 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है, और इसका की बात करें तो कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें परिवर्तन और उन्हें जो ये सब करने की संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है। लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब कहां से आर्टिकल है, तो 315 से रिलेटेड है। लोक संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के आर्टिकल 315 ये आईएमपी है। 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना, निलंबित किए जाने की जो प्रक्रिया है वो आपका दिया गया है 317 में। 318 में आयोग के तो सदस्यों और कर्मचारी वृंद है उसकी सेवा की शर्तों के बारे में जो है निर्णय या जो शक्तियां हैं वो दिया गया है। आयोग से सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध दिया गया। लोकसभा आयोग के कर्तव्य दिए गए हैं, कृत्य दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग के कृत्य का विस्तार करने की शक्ति दी गई है। 322 की बात करें तो लोक सेवा आयोगों का व्यय, 323 की बात करें तो लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। अधिकरण में बात करते हैं भाग 14 का 243 के में प्रशासनिक अधिकरण, 223 के जो है उसमें दिया गया है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन की बात करते हैं। निर्वाचन 324 निर्वाचन के अधिसूचना निर्देशन और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नियंत्रण, इन सब चीजों के बारे में निर्वाचन आयोग के जो है चीजें बताई गई हैं। 325 में धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाए, ये सब 325 में दिया गया है। 326 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्त मताधिकार दिया गया है। ये सब चीजें पूरा मताधिकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भाग 16 330 की बात करें, देखिए यहाँ पर ये मैं बहुत ही स्पीड में आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ तो आप इनको सुन सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण 330, ये आईएमपी है थोड़ा सा। उसके बाद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आपको आईएमपी याद रखना है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, तो ये बहुत बार पूछा गया 341 और 342, ये याद रखना है कि अनुसूचित जातियों की आर्टिकल क्या है, तो अनुसूचित जाति के लिए है आपका
341 और अनुसूचित जनजातियों के लिए है 342, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये दिया गया है 338 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति 338 के का में दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। भाग 17 जो कि राजभाषा है, तो इसके अंतर्गत क्या है 343 संघ की राजभाषा, ये याद रखना है 343 संघ की राजभाषा। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति है 344। राज्य की राजभाषा और राज्यभाषाएं, ये सब चीजें यहाँ पर दिए। उच्चतम न्यायालय में जो भाषा विधेयक के लिए प्रयोग की जाएगी वो सब इन सब आर्टिकलों में दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 में बोला गया है। बात करते हैं आपात उपबंध की, यानी कि भाग 18 में आपातकाल से रिलेटेड चीजें। तो भाग इसके 352 आर्टिकल में आपात की उद्घोषणा, 353 में आपात का उद्घोषणा का प्रभाव, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन हो तो राज्यों में राजस्वों का वितरण संबंधी कानून लागू होना, ये सब चीजें आपातकाल से रिलेटेड चीजें दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं मेन जो है आपका 360, ठीक है। 352 ये आपातकाल है, ठीक है। 352 ये आपका आपातकाल हो गया। 360 वित्तीय आपातकाल, तो ये जो है आपको याद रखना है कि 352 जो है वित्तीय आपातकाल। अब उसके बाद जो 356 है, राज्यों में संबंधित तंत्र के विफल हो जाने की दशा में बंद, यानी कि देखो तीन चीज 352, 356 और 360, ये हो गया आपातकाल। ये हो गया आपका वित्तीय आपात के समय में जो संवैधानिक तंत्र जो वित्तीय आपात है 360, और इसमें जो है राष्ट्रपति शासन मेनली जो बोला जाता है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग गया, तो ये तीन है 352, 356 और 360, ये आपको याद रखना है। मेनली 360 ऐसे याद रख सकते हैं कि 60 साल के उम्र में हम रिटायर्ड हो जाते हैं, तो वहां से हमारा जो पेमेंट कम हो जाता है, तो हमारे घर में वित्तीय आपातकाल लग गया, तो 360 हो गया। 352 आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वगैरह, और 356 में आपका राष्ट्रपति शासन इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। बात करते हैं 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा राष्ट्र प्रमुखों का संरक्षण, ये सब दिया गया है, और इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारा, तो इसमें ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं भाग 20 जो कि संविधान का बात करें संशोधन, तो भाग 20 के अंतर्गत आता है संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन करने और संसद की शक्तियों की प्रक्रिया, तो मोस्ट IMP है। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो इसमें क्या दिया गया 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाना, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, नागालैंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, मणिपुर राज्य के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में उपबंध दिया गया, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, ये सब चीजें यहाँ पर पूरा दिया गया है। गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ये मतलब मेनली इसमें जो राज्यों के लिए उपबंध वगैरह यहाँ पर बताए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर 73 में क्या है, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय या जो है सपरिषद है उसके हिज मजिस्ट्रेट के संबंध निलंबित करना, और ये सब लंबित करने के बारे में चीजें दी गई हैं। आर्टिकल 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, और आर्टिकल 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध 377, ये सब चीजें दी है। लोक सेवा के बारे में 378 हो गया, ये सब चीजें दी गई है। 392 देखिए क्या बोल रहा है कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। भाग 22 संक्षिप्तीकरण, तो संक्षिप्त नाम 94 में प्रारंभ, 94 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, 95 को निरसन या डिलीटेड यहाँ से किया गया, उसके बारे में हमको डिटेल्स नहीं पता है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एक डिटेल बता दिया कि 395 अनुच्छेद को हमने यहाँ पर पढ़ा शॉर्ट में, ठीक है। तो और अब हम क्या करेंगे, जो अगला वीडियो होगा हमारा, तो उसमें हम फिर भाग वाइज इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या शक्तियां हैं हमारे पास, क्या क्या, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे क्या होता है, ये सब चीजों को हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं थी। पूरे आर्टिकल्स मैंने बस आपको रीड आउट करके बताए हैं, क्योंकि सुनने से चीजें हमको याद हो जाती हैं। और जो इम्पोर्टेंट था, जैसे कि 360 आर्टिकल, 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल, 143, ठीक है, 213, ये सब चीजें जो है हमने आपको बताए हैं, कैसे कैसे कौन से आर्टिकल है, 213, ये सब आर्टिकल्स मैंने बताए हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। तो आई होप कि वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे आपको। ये सीरीज इंडियन पॉलिटी डिटेल्स की जो मैंने चालू की, जो बहुत डिमांड थी, आप लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे, तो मैंने सीरीज को स्टार्ट कर दिया और जल्दी इसको हम खत्म भी कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.scholarlight.co.in, इसको भी विजिट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि होगा इसका पार्ट 5। जय हिंद, जय भारत।